हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता एक्सप्रेस। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज कुछ बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट सेकंड। दिस इज़ अनादि मिश्रा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए बढ़ता हूँ। आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द वर्ड पेयर डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट आर कॉल्ड। ऑप्शन: होमोनिम, होमोफोन, सिनोनिम, एंटोनिम। तो व्हाट इज द राइट आंसर? देखिए, द वर्ड पेयर डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट आर कॉल्ड। आपको ये बताना है कि जो डिस्क्रीट है और दूसरा जो डिस्क्रीट है इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, क्या इसका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, होमोनिम, होमोफोन, सिनोनिम एंड एंटोनिम, ये सब हैं क्या। देखिए, एंटोनिम तो आप जानते ही होंगे। एंटोनिम क्या होता है? विलोम शब्द होते हैं। और सिनोनिम क्या होता है? वो होते हैं समानार्थी शब्द। ठीक है, देखते हैं होमोफोन। होमोफोन क्या होते हैं? देखिए, होमोफोन जो होता है वो आपके होते हैं उच्चारण में समान परंतु वर्तनी और अर्थ में भिन्न शब्द, उन्हीं को हम होमोफोन बोलते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से समझिए इस चीज़ को। होमोफोन वो शब्द होते हैं जो उच्चारण में समान होते हैं परंतु वर्तनी और अर्थ में भिन्न शब्द होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे होमोनिम होमोफोन के। फ्लावर फूल, फ्लावर आटा। बहुत अच्छे से समझिए। देखिए, फ्लावर जो होता है ये फूल होता है, उच्चारण देखिए समान है। और फ्लावर जिसको हम फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर नहीं होता है, आटा को फ्लोर नहीं बोलते हैं, वो होता है फ्लावर। उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्लावर होता है। ठीक है, तो देखिए फ्लावर और फ्लावर ये दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं और दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम है। उच्चारण में समान है परंतु वर्तनी और अर्थ में भिन्न भिन्न है। एक फ्लावर होता है फूल और दूसरा फ्लावर जो होता है वो होता है आटा। तो ये तो हो गया आपका होमोनिम्स। अब देखिए, तो आपका जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है द वर्ड पेयर डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट आर कॉल्ड। देखिए, होमोनिम क्या होते हैं इनको भी समझ लेते हैं। उच्चारण तथा वर्तनी में समान, बहुत ध्यान से समझिएगा। उच्चारण तथा वर्तनी में समान परंतु अर्थ में भिन्न भिन्न शब्द। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, होमोनिम और होमोफोन्स में अंतर बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। होमोनिम क्या हो गया? उच्चारण तथा वर्तनी में समान। और होमोफोन क्या होते हैं? उच्चारण में समान परंतु वर्तनी और अर्थ में भिन्न शब्द। ये दोनों ही अंतर है इनमें। तो देखिए, होमोनिम आपके कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है बैंक, ठीक है, एक हो गया बैंक और ये दूसरा भी हो गया बैंक। तो अब आपको एक चीज़ समझनी है, पहला जो बैंक है ये क्या है? ये एक रिवर बैंक हो गया, ठीक है, नदी का किनारा हो गया। और दूसरा जो बैंक दिया है ये क्या हो गया? प्लेस वेयर मनी इज केप्ट, वह स्थान जहां पर मनी को, जहां पर पैसे को रखा जाता है उसको बैंक बोलते हैं। और दूसरा बैंक क्या हो गया? वो होता है जहां पर नदी का किनारा होता है, तो उसको भी हम बैंक बोलते हैं। देखिए, वर्तनी उच्चारण में मैंने आपको क्या बोला? वर्तनी जो है और उच्चारण में समान है। देखिए दोनों ही समान है, तो ये क्या हो जाएगा? होमोनिम। तो डिस्क्रीट, द पेयर डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट आर कॉल्ड होमोनिम। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए, पहला डिस्क्रीट जो दिया हुआ है आपका DISCRETE, इसका मतलब होता है डिफरेंट और सेपरेट, अलग। इज इट राइट? और जो दूसरा डिस्क्रीट दिया है DISCREET, ये आपका मतलब हो गया टैक्टफुल। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देखते हैं। अ वर्ड with same spelling and same pronunciation as another but with a different meaning is what? देखिए, इसमें क्या बोल रहा? अ वर्ड विद सेम स्पेलिंग,
स्पेलिंग में दोनों ही समान हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन है, बट उनके अर्थ क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मैंने अभी आपको बताया। होमोनिम क्या होते हैं, उच्चारण में समान हो सकते हैं, जैसे बैंक और दूसरा बैंक, ठीक है। तो एक बैंक हो गया आपका नदी का किनारा, और दूसरा जो बैंक हो गया प्लेस वेयर मनी इज केप्ट, जहां पर धन एकत्रित किया जाता है, ठीक है। और होमोफोन्स क्या होते हैं, उच्चारण में समान होते हैं परंतु वर्तनी में समान नहीं होते हैं। जैसे होमोफोन्स क्या हो गया आपका, एक फ्लावर हो गया, ठीक है, ये इसको बोलेंगे फूल, और एक हो गया ये फ्लावर हो गया FLOUR, इसको फ्लोर नहीं बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं, ठीक है, फ्लावर। तो ये फ्लावर जो होता है ये होता है आटा। द राइट एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज फ्लावर। इज इट क्लियर? तो देखिए एंटोनिम विलोम शब्द हो गया और सिनोनिम क्या हो गया, समानार्थी शब्द, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, अ वर्ड विथ सेम स्पेलिंग and same pronunciation as another but with a different meaning. What? Answer number A, question number A, homonyms। मैंने अभी आपको बताया था कि बैंक दो अगर लिखे बैंक, तो एक बैंक का हो गया किनारा, नदी का किनारा, और जो दूसरा बैंक हो गया वो हो गया जहां पर धन एकत्रित किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम होमोनिम्स। इनको आप नोट करते जाइए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। Those who not subscribe my channel, please subscribe, like and share also. It is also free of cost, and press the bell icon for the latest updates of my videos. तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। A shorter form of group of words which what which usually is an auxiliary verb is। तो अब देखते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, कोनोटेशन, कनेक्टर, कॉन्ट्रैक्शन, कंजंक्शन। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो वेरी वेल, वी नो व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है सहायक क्रिया। क्या होती है, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या हो सकती है, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स की डेफिनेशन क्या होती है, पहले आप ये समझ लीजिए। Auxiliary verbs is a type of modal verb which indicates the likelihood, ability, permission and obligations। अब हिंदी में इसका अनुवाद समझिए, किसी क्रिया का भाव, संभावना, क्षमता, अनुमति और दायित्व का पता चले उसे सहायक क्रिया कहते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, सहायक क्रिया होती है। इज इट क्लियर? तो देखिए कैसे हो सकता है। इन इंग्लिश वी यूज वर्ड सच एज शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट एटसेट्रा। इज इट क्लियर? तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा, अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच यूजली इज एन ऑक्सिलरी वर्ब इज नोन एज व्हाट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग भी होता है, देख लेते हैं, संकुचन। क्या होता है, संकुचन, संकुचन, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर देखता हूं। अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ अ डिस्कोर्स इन राइटिंग डीलिंग विद अ पर्टिकुलर पॉइंट और आइडिया इज। इसमें यह आपको बताना है कि एक्चुअली ये ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो सकता है। एन एसे, अ पोएम, अ पैराग्राफ, अ स्टेटमेंट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो ऐसे क्या होता है, हम सभी जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो आर्टिकल, राइट। और हम सभी ने इसको लिखा भी है, बचपन में भी लिखा है और अभी भी इसको कहीं ना कहीं प्रयोग होता रहता है। तो देखिए पोएम कविता होती है, पैराग्राफ क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। देखिए पैराग्राफ क्या होता है, किसी आलेख का वह खंड जिसमें कोई एक बात कही गई हो तथा जिसकी पहली पंक्ति कुछ स्थान छोड़कर लिखी गई हो, ठीक है। मीन्स पर्टिकुलर एक पैराग्राफ होता है जिसके तहत एक पर्टिकुलर जो आइडिया होता है, पर्टिकुलर जो मीनिंग होती है वो उस पैराग्राफ के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक। दूसरा देखते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट एक बयान होता है। इज इट क्लियर? स्टेटमेंट एक बयान होता है।
तो देखिए इसका जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसका सही जवाब क्या हो सकता है? अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ अ डिस्कोर्स इन राइटिंग डीलिंग विद अ पर्टिकुलर पॉइंट और आइडिया। व्हाट आई सेड टू यू, पैराग्राफ में क्या होता है? किसी आलेख व खंड जिसमें एक बात कही गई हो, मीन्स पर्टिकुलर पॉइंट डिनोटेड इन अ पैराग्राफ, सो इट इज नोन एज पैराग्राफ, राइट? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लिसन स्टूडेंट्स, जो बच्चे अगर ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, उन सभी के लिए मैं बता देता हूँ कि सुपर टेट जो आपका आने वाला है उसमें इंग्लिश भी कंपलसरी है। इज़ इट क्लियर? और आपको इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप इससे बचेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप इंग्लिश को छोड़ देंगे तो 10 मार्क्स आपके, इंग्लिश 10 मार्क्स का आता है सुपर टेट एग्जामिनेशन में। आपको मालूम होना चाहिए कि एक एक नंबर से मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी है। कुछ भी कठिन नहीं है, जिनको नहीं समझ आता है बहुत आराम से पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से समझाऊँगा, कुछ भी जल्दी नहीं है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड वीडियो, रिलेटेड एनी क्वेश्चन, सो यू कमेंट में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर देखते हैं। वन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड। देखिए ये पर्टिकुलर एक वर्ड है, ठीक है? क्या है? वन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑर्निथोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, none of the above. As I told you earlier, in English it is very important how to pronunciate the word. Is it clear? आपका जो pronunciation है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. If your pronunciation is not correct, you are not able to understand English. Is it clear? Now, तो देखिए वह कौन सा व्यक्ति है, वो कौन होता है जो स्टडी ऑफ बर्ड्स के लिए स्पेशल व्यक्ति होता है? वन हु स्पेशलिस्ट अबाउट द स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो देखिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिस्ट, इट इज़ वेरी कॉमन वर्ड, हम सभी जानते हैं, मनोवैज्ञानिक। इज इट क्लियर? मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, इसमें पी साइलेंट होता है, इसको कोई भी साइकोलॉजिस्ट ना बोल दीजिएगा। इट इज़ ऑल्सो, इट इज़ नोन एज साइकोलॉजिस्ट, तो मनोवैज्ञानिक इसको बोलते हैं। अब देखिए टॉक्सिकोलॉजिस्ट, देखिए टॉक्सिक जहर होता है, ठीक है? तो टॉक्सिकोलॉजिस्ट कौन सा क्या हो जाएगा? जहर का अध्ययन करने वाला। इज इट क्लियर? जहर का अध्ययन करने वाला टॉक्सिकोलॉजिस्ट होता है, राइट। तो चलिए अब देखते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है। देखिए द पर्टिकुलर वर्ड गिवन ऑर्निथोलॉजिस्ट, it is known as one who is specialist in the study of birds. Ornithologist means one who is specialist in the study of birds. ऐसा व्यक्ति जो पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करता हो उसी को हम ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर देखते हैं। Those who not subscribe my channel, so please subscribe, share and like also. It is also very free of cost. तो देखते हैं। Give one word for the following group of words selecting from the given alternatives. One who knows everything. Is it clear? One who knows everything. तो ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। वह जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या हो सकता है। देखिए वह जो सब जानता है उसको क्या बोलेंगे, इसका सही उत्तर बताइए। देखिए ओमनी प्रेजेंट क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए ओमनी प्रेजेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं सर्वव्यापी। क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी। लिख देता हूं मैं, सर्वव्यापी, ठीक, सर्वव्यापी होता है ओमनी प्रेजेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सली प्रेजेंट, ठीक। अब देखते हैं
ओमनीपोटेंट क्या होता है? देखिए ओमनीपोटेंट जो होता है वह होता है सर्वशक्तिमान। ठीक है, ओमनीपोटेंट क्या होता है? सर्वशक्तिमान। अब देखते हैं आगे ओमनीसिएंट क्या होता है। देखिए ओमनीसिएंट क्या होता है? ओमनीसिएंट का हिंदी में मतलब होता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता है। वन हु नोज एवरीथिंग मीन्स ओमनीसिएंट। इज इट क्लियर? वन हु नोज एवरीथिंग मीन्स ओमनीसिएंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये चीज समझ में आई आपको? बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूंगा, बहुत आराम से समझाऊंगा और हर क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर देखता हूं। यूज्ड फॉर कीपिंग लाइट मील इज कॉल्ड। देखिए हल्का भोजन रखने का वह कौन सा बॉक्स होता है, ये आपको बताना है। ये तो बहुत इजी है। हल्का भोजन रखने का कौन सा बॉक्स होता है इसमें? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। लाइट बॉक्स, वुडन बॉक्स, टिफिन बॉक्स, टूल बॉक्स। देखिए टूल बॉक्स में तो औजार रखे जाते हैं, टिफिन बॉक्स में तो भोजन रखा जाता है, हल्का भोजन, ठीक है। और वुडन बॉक्स में तो हम नहीं रखेंगे। लाइट बॉक्स, ठीक। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? बिल्कुल वो आपको वर्ड बताना है, वो सब्स्टिट्यूशन बताना है जो एग्जैक्टली वही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यूज्ड फॉर कीपिंग लाइट मील इज कॉल्ड टिफिन बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो मील होता है ये हम भोजन को बोलते हैं, ठीक है। मील क्या होता है? भोजन को बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर देखते हैं। पर्सन वर्किंग टुगेदर इन एन ऑफिस आर कॉल्ड। वह व्यक्ति जो ऑफिस में एक साथ काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, कंपेनियंस, कलीग्स, ऑल ऑफ दीज। नो, व्हाट इज द राइट आंसर? देखिए पर्सन वर्किंग टुगेदर इन एन ऑफिस आर कॉल्ड। देखिए फ्रेंड्स किसे बोलते हैं? फ्रेंड्स हम किसे बोलते हैं? फ्रेंड्स वो होते हैं जो साथी होते हैं, ठीक। कॉम्पेनियंस क्या होते हैं? वो भी साथी होते हैं। लेकिन यहां पर पूछ क्या रहा है आपसे? पर्सन वर्किंग टुगेदर इन एन ऑफिस, वह पर्टिकुलर वर्ड आप बताइए। गिव द राइट सब्स्टिट्यूशन वर्ड जो इसको इंडिकेट करता है। द पर्सन वर्किंग टुगेदर इन एन ऑफिस आर कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कलीग्स। इज इट क्लियर? तो कलीग वो होते हैं जो साथ काम करने वाले होते हैं, ठीक है। साथ काम करने वाले, साथी काम नहीं करते हैं, ठीक है। जो साथ काम करने वाले होते हैं उनको हम पर्टिकुलर वर्ड के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कलीग्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर देखते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज। देखिए ये आपको क्या है, इसका आपको उत्तर बताना है। देखिए बहुत ध्यान से समझिए इसको। ऑप्शन देख लीजिए। यूफोरिया, एमनेशिया, पेनेशिया, यूथनेशिया, ठीक है। देखिए इन सभी के मीनिंग भी आप समझ लीजिए। यूफोरिया होता है उत्साह, ठीक। एमनेशिया क्या होता है? भूलने की बीमारी। और पनेशिया क्या होता है? रामबाण। और यूथनेजिया ये क्या होता है? ये होता है आपका इच्छा मृत्यु, ठीक। तो देखते हैं इसमें जो लिखा है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज। मतलब कि ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारी से पीड़ित होने देखिए इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा? असाध्य रोग से पीड़ित होने के कारण मृत्यु की इच्छुक व्यक्ति को जो प्राण हरण करते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ठीक। तो ये होता है आपका यूथनेजिया। इज इट क्लियर? जो इच्छा मृत्यु पाते हैं, ठीक है। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
और आपको मालूम होना चाहिए कि अधिकांश देशों में ये गैर कानूनी होता है। और मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान दिलाता हूँ कि यूथनेशिया जो होता है, ये आपने सुना भी होगा। एक फ़िल्म आई थी, ऋतिक रोशन की थी। मैं अगर मुझे याद आ रहा है उसमें शायद प्रतीक बब्बर भी था और ऋतिक रोशन थे, जिसमें ऋतिक रोशन बीमार रहते थे। वो फ़िल्म का नाम है काबिल। ठीक है, तो उसी से ये क्वेश्चन बनता है। यूथनेशिया जो होता है, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज। ठीक है, इच्छा मृत्यु की कामना करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर देखते हैं। चूज फ्रॉम अल्टरनेटिव गिवन बिलो द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर अ मास ऑफ सेल्स ग्रोइंग। देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिए। अ मास ऑफ सेल्स ग्रोइंग in or a part of the body where they should not usually causing in medical problems। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ग्राफ्ट, अल्सर, हेमेफ्रेज, ट्यूमर। तो देखिए जो अनवांटेड सेल्स होती हैं जब आपके शरीर में बढ़ती हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं। देखिए ट्यूमर जो होता है ये एक फोड़ा का रूप होता है। शरीर के किसी भी भाग में, रोगी के जो शरीर होता है उसके किसी भी भाग पर सूजन आ जाना, प्रमुखता से या विकास नई ऊतक के जमाव द्वारा उत्पादित विकास। ठीक है, कहने का मतलब है कि अन्यथा या अनवांटेड सेल्स के जो इंक्रीज हो जाना होता है उसे हम ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो ट्यूमर उसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर देखते हैं। वन हु सेक्रीफाइसेस फॉर एनी गुड कॉज इज। ठीक, अब इसको आप बताइए क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए। मैस्कट, सोल्जर, मार्टिर, लीडर। देखिए इन सभी के पहले मीनिंग आप समझ लीजिए। मैस्कट होता है शुभंकर। ठीक है, मैस्कट क्या होता है, शुभंकर। जैसे हम ओलंपिक में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक का मैस्कट शुभंकर कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो मैस्कट होता है शुभंकर, और सोल्जर सैनिक, मार्टिर क्या होता है, शहीद होता है, लीडर नेता। तो आपको बताना है कि अपने जीवन का जो बलिदान करता है, जो अपने जीवन का बलिदान करता है एक पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए, वह उसके लिए एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन वर्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे। उसके लिए हम बोलेंगे मार्टिर। इज इट क्लियर, मार्टिर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर देखते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वन हु फील्स एट होम इन एवरी कंट्री इज कॉल्ड। देखिए जो हर जगह घर पर महसूस करता है, ठीक है, जो हर जगह घर महसूस करता है, अपना घर महसूस करता है, उसके लिए हम पर्टिकुलर क्या वर्ड यूज करेंगे। मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन मीन्स होता है महानगर। सिटीजन मीन्स होता है निवासी, ठीक है, जो निवास करता है। और डेनिजन, डेनिजन भी होता है निवासी। कॉस्मोपॉलिटन। देखिए कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, आप एक चीज़ समझ लीजिए अच्छे से। कॉस्मोपॉलिटन ही होता है जो हर जगह अपना घर महसूस करता है। वन हु फील्स एट होम इन एवरी कंट्री इज कॉल्ड। जो पूरी दुनिया को अपना ही घर, अपना देश मानता है, उसको हम कॉस्मोपॉलिटन ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर देखिए। स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, मॉर्फोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए किसी भाषा के वाक्य के रचना में निहित नियमों की व्यवस्था भाषा की वाक्य व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स। देखिए अब इसको आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि सिंटैक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स क्या होता है, मॉर्फोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स। देखिए सिंटैक्स क्या होता है, वह वाक्य विन्यास। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है, वाक्य विन्यास।
सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, किसी भाषा के वाक्य के रचना में निहित नियमों की व्यवस्था को ही कहते हैं भाषा की वाक्य व्यवस्था। क्या कहते हैं? भाषा की वाक्य व्यवस्था। मतलब एक कोई पर्टिकुलर वर्ड हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है, इसी को हम सिंटेक्स बोलते हैं। जैसे अगर हमने आपसे बोला कि मुझे दूध पीना है, तो हम सभी वर्ड्स को एक सही क्रम में रखेंगे, ठीक है, इसी को हम सिंटेक्स बोलेंगे। हमें दूध सही से पीना है, अलग अलग वर्ड्स, सही से वर्ड्स रखना ही सिंटेक्स कहलाता है। अब देखिए बढ़ते हैं सिमेंटिक्स में। देखिए सिमेंटिक्स क्या होता है? द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ, ठीक है, शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ। और मोर्फोलॉजी देख लेते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ड्स स्टडीड एज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स, शब्दों के रूप का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, इसको और क्या समझ लें? शब्द रूप विज्ञान, इसी को हम बोलते हैं मोर्फोलॉजी। और आगे बढ़ते हैं, लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? देखिए द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा विज्ञान। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या हो सकता है? देखिए स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सीमेंटिक्स। इज इट क्लियर? सीमेंटिक्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर देखते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको इसी तरह से पूरे वीडियोस मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर देखिए। अ फिगर विद मोर देन 4 एंगल्स और साइड्स इज कॉल्ड, ठीक, वह फिगर का नाम बताइए जो कि 4 एंगल्स और साइड्स से ज़्यादा है, ठीक है। देखिए वो क्या, कौन सा होगा? पॉलीगॉन, ऑक्टागॉन, पैरेललोग्राम, पेंटागॉन। देखिए पॉलीगॉन जो होता है वो होता है बहुभुज। पॉलीगॉन क्या होता है? बहुभुज। और ऑक्टागॉन क्या होता है? अष्टकोणी। पैरेललोग्राम क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज, ठीक। और पेंटागन क्या होता है? पंचकोण। जो 5 कोणों से बना होता है उसे हम पेंटागन बोलते हैं। तो देखिए इसके लिए जो सही उत्तर होगा वह आपका होगा अ फिगर विद मोर देन 4 एंगल्स और साइड्स इज कॉल्ड व्हाट? पॉलीगॉन। क्या होगा? पॉलीगॉन, ठीक। अ पॉलीगॉन हैज मोर देन 4 एंगल्स ऑफ और साइड्स। पॉलीगॉन में जो होते हैं मोर देन 4 एंगल्स होते हैं और साइड्स होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर देखते हैं। अ जज मस्ट ऑलवेज बी परफेक्टली इन एवरी वे फेयर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? न्यायाधीश को हमेशा पूरी तरह से और हर तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर न्याय व्यवस्था ही हमारी बिल्कुल निष्पक्ष नहीं होगी तो हम किस पर यकीन करेंगे? चलिए देखते हैं इसका जो ऑप्शंस क्या है। स्क्रूपलेसली, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वही मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रूपलेसली, टेम्परामेंटली, कैरेक्टरिस्टिकली, आर्बिट्रेरली। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? मैंने आपको बताया कि न्यायाधीश को हमेशा पूरी तरह से और हर तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। इसके लिए देखिए आंसर आपका होगा स्क्रपलेसली, ठीक है, स्क्रपलेसली, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है, ठीक है, जो हर जगह बिल्कुल समान और निष्पक्ष व्यवहार करे उसी को हम स्क्रपलेसली बोलते हैं, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन सभी के मीनिंग्स भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए जो टेम्परामेंटली होता है वो स्वभाव से होता है, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिकली होता है विशेषता से, और आर्बिट्रेरली होता है मनमाने ढंग से। कहने का मतलब ये है कि जो भी जज होता है वह
टेम्परामेंटली अपना उत्तर या अपना जो जवाब है या अपना जो निर्णय है वो नहीं सुना सकता है, वो सिर्फ सुना सकता है स्क्रप्लेसली से, ठीक है, निष्पक्षता से। स्क्रप्लेसली मीन्स होता है क्लीन एंड ऑनेस्ट, नियम निष्ठा पूर्वक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर देखते हैं। प्रेजेंट डे इंडियन अर्बन सोसाइटी इज लेबल्ड वांटिंग टू गेन थिंग्स फॉर इटसेल्फ। देखिए इसका उत्तर सही क्या होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्सेसिव, सक्सेसिव, एक्यूसिटिव, ल्यूक्रेटिव। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। देखिए वांटिंग टू गेन थिंग्स फॉर इटसेल्फ, खुद के लिए चीजें हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या वर्ड होगा। एक्सेसिव मीन्स क्या होता है, एक्सेसिव मीन्स होता है अत्यधिक। जैसे कभी बोला जाता है कि एक्सेसिव मैंने ले लिया, एक्सेसिव इनटेक कर लिया, ठीक है, तो ये हो गया अत्यधिक। और सक्सेसिव क्या होता है, एक के बाद एक आने वाला, ठीक है, एक के बाद एक आने वाला मतलब उत्तरोत्तर। और इक्वेसिटिव क्या होता है, प्राप्त करने की लालसा। और ल्यूक्रेटिव लाभप्रद, ठीक है। तो देखिए वांटिंग टू गेन थिंग्स फॉर इटसेल्फ, प्राप्त करने की जो लालसा होती है उसी को हम बोलते हैं वांटिंग टू गेन थिंग्स फॉर इटसेल्फ। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इक्वेसिटिव। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर देखिए। देखिए बच्चों जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताता जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट में ये क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका आता है एग्ज़ाम में, तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट भी करते जाइए और कोई भी क्वेश्चन आप स्किप मत करिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश इज एन ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फॉलिंग कमोडिटी एंड एसेट प्राइसेस। देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, एग्जॉशन, बूम। देखिए इन सभी के आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। देखिए कमोडिटी, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फॉलिंग कमोडिटी एंड एसेट प्राइसेस, हम मुद्राएं कब बढ़ जाती हैं ये आपको मालूम होना चाहिए कि महंगाई कब आ जाती है। देखिए अभी आपको जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, पूरे देश में महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस। तो हम देख रहे हैं कि जो चीज़ पहले सस्ती मिल रही थी वह चीज़ अब महंगी हो गई है, ठीक। सस्ती चीज़ें कब मिलती हैं, जब यूज कम करने वाले कम हो जाएं और सामान की अधिकता हो जाए, ठीक है, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएंगी। लेकिन कोई भी चीज़ महंगी कब होती है, जब यूज करने वाले यथास्थान रहे लेकिन जो सामान जो है वो कम होने लगता है, लेकिन जो यूज करने वाले वो बढ़ रहे हैं, तो क्या करते हैं, प्राइसेस को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, मुद्रास्फीति, ठीक। और डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन होता है अपस्फीति, मतलब मुद्रा का गिरना। और इन्फ्लेशन मतलब होता है मुद्रा का बढ़ना, ठीक है, मुद्रा का बढ़ना, अ जनरल राइज इन प्राइसेस। इन्फ्लेशन क्या होता है, जनरल राइज इन प्राइसेस। इज इट क्लियर। और बूम क्या होता है आपका, देखिए बूम जो होता है वो होता है उछाल। इज इट क्लियर। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, इज एन ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फॉलिंग कमोडिटी एंड एसेट प्राइसेस इज नोन एज ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है, अ जनरल राइज इन प्राइसेस, राइज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। सो इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त होती है। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।